तो जितने भी क्लासेस, जैसे कि बताया आपको 12वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सबके लिए एक ही टॉपिक है। और टॉपिक आपका रहेगा मगध साम्राज्य और महाजन पद और मौर्य साम्राज्य। बारीकी समझेंगे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और मगध क्या था, और मगध से अलावा और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, वो सब बारीकी से देखेंगे। हर एक जगह पे चैप्टर का नाम अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन टॉपिक आपका एक ही रहेगा, और टॉपिक आपका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले के चैप्टर में लिखा होता है राजा, किसान और नगर। वहीं आपके बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके उसमें लिखे होते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। कहीं पे आपको महाजन पद दिया होगा, महाजन पद, या कहीं पे आपको मगध दिया होगा, मगध साम्राज्य। ठीक, सबसे पहले हम तो ये चैप्टर देख लिए, अब हम टॉपिक देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। और ज्यादातर लाइक बिहार के बच्चों के लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बिहार के बच्चे ज्यादातर गाइड से पढ़ते हैं। ठीक, और एमसीक्यू को पढ़ते पढ़ते देखते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, रट्टा मारते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चों को 60% लाने में माथा खराब हो जाता है, उनका ब्रेन जो है हैमरेज होता है एक तरह से। जबकि बिहार बोर्ड में 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एमसीक्यू होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं। अगर बच्चा थ्योरेटिकल चीजों को बढ़िया से पढ़ ले तो एमसीक्यू करना बहुत इजी होता है। बिहार में एमसीक्यू इतना टफ भी नहीं पूछा जाता जितना हम देखते हैं। ठीक, और रही बात थ्योरी के बेस पे, तो थ्योरी बेस पे ना तो वहां पर ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं कोई, और ना ही बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल से बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, एक गाइड ले लेंगे, इतनी मोटी सी बुक, मैं देखा हूं इतनी मोटी सी बुक होती है, उसको पलटते रहते हैं। ले, जैसे कि रामदेव बाबा का चूरन खा लिया और भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जीवन में कभी भी हमें अपने लाइफ में एजुकेशन को सही मायने में देखना है तो हमें थ्योरिकल चीजों को ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक, बुक जितना पढ़ोगे नॉलेज उतनी मिलेगी। अब आपके पास बुक पढ़ने का टाइम इतना है नहीं, शॉर्ट समय में आपको हर एक चैप्टर का, जैसे हड़प्पा का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो हड़प्पा का वीडियो आप पढ़ लेंगे जाकर के वीडियो में। इसके बाद देन आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, और इसके बाद में आपको अगला जो महाभारत काल है वो बता दूंगा आपको मैं, रामायण महाभारत जुड़ी कहानी जितने भी है वो बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा दूंगा, और लगातार जो भी क्लासेज आपकी है मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सबको पढ़ा दूंगा। पहली बात तो मैं इतिहास को शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि आपकी बुक, आपके तीन बुक है। ठीक है, इतिहास के आपके तीन बुकें हैं। तीन बुकों का आप देखोगे, पहला आपका है प्राचीन काल की बुक, दूसरा आपका मध्यकालीन बुक, मध्यकाल की बुक, और तीसरा आपका आधुनिक काल के इतिहास, आधुनिक काल। ठीक है, 3 काल के इतिहास आपके हैं, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। पहले तो हम प्राचीन काल देखेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में भी हम अलग अलग कालखंड को पढ़ते हैं। लाइक प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के 3 कालखंड है। ठीक, प्राचीन काल के ही 3 कालखंड देखने को मिलते हैं। लाइक एक कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग इतिहास, दूसरा आपका आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इसको समझे कैसे, तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिस काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत नहीं है। लाइक आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ी होगी मानव, आदि मानव बारे में, तो उसमें टोटली हम पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जितने भी पत्थर काल के पढ़ते हैं, जिनमें ह्यूमनोइड, होमोनाइड, ऑस्ट्रोपैथिकस, प्राइमेट्स, इसके अलावा आपके जितने भी उस समय के स्पीशीज जो भी आए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आधि ऐतिहासिक काल, आधि मतलब होता है आधा इतिहास, एक तरह से आधा इतिहास, जिसका इतिहास आधा पढ़ा हुआ हो, अर्थात जिसके लिखित स्रोत तो मिले लेकिन उसको पढ़ना आज भी संभव नहीं है। लाइक हड़प्पा सभ्यता काल, तो हड़प्पा को मैं बारीकी से बताया था मैपिंग थ्रू। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, एक ऐसा कालखंड जिसमें हम देखते हैं कि पढ़े लिखित स्रोत मिलते हैं और उसको पढ़ना भी संभव है। लाइक वैदिक काल, वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा बताए थे आपको, ये लिख लेंगे आप लोग,
वैदिक काल को, थोड़ा बहुत इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अभी मैं चैप्टर में जा नहीं रहा हूं, चैप्टर पर अब जाऊंगा। वैदिक काल, वैदिक काल के दो भाग है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वैदिक काल के टाइम पीरियड को अलग अलग भागों में देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल कालखंड जो है आपका 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा है। इसमें एक काल आपका है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा काल आपका है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक कालखंड की बात करें तो ऋग्वेद आपका 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच था, और वहीं उत्तर वैदिक काल कितना था तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। देखो आ गया ना, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में ये कालखंड चला था। ऋग्वैदिक काल का नाम, वैदिक काल का नाम वैदिक काल इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि इसी काल में 3 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो 3 वेद की रचना किसमें हुई थी आपका इस कालखंड में। कौन कौन से वेद है तो एक आपका है ऋग्वेद, ऋग्वेद, एक आपका दूसरा सामवेद और तीसरा आपका यजुर्वेद। ठीक है, ये 3 वेद आपको इसी कालखंड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक वेद है, इससे हम बाद का वेद उसे कहते हैं अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसमें देखोगे कि ऋग्वेद को हम ऋग्वेद क्यों कहते हैं। अब ऋग्वेद की रचना वैसे तो कहा जाता है कि विश्वामित्र ने की थी, ठीक, और भारत के दुनिया के सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक, ऋग्वेद में आप देखोगे तो 1028 श्लोक है, ठीक है, 10,000 सूक्त है, 10,000 लगभग सूक्त है, और लगभग 10 मंडल है, और कई ऋचाएं भी है। ठीक, तो इनमें 10 मंडल है, और अलग अलग मंडल जो है उसमें अलग अलग विषय के बारे में बताया। जैसे कि पहले मंडल में हम देखते हैं कि इंद्रदेव के बारे में बताया गया है, अग्निदेव के बारे में बताया गया है, सोम देवता के अलग अलग खंडों के बारे में बताया गया है, 10 राजयुद्ध के बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग खंडों में अलग अलग विषय क्षेत्र दिए गए। तो जितने भी आप मंत्र वंत्र पढ़ते हो ना, मंत्र उच्चारण होता है, पूजा पाठ में जो संस्कृत में मंत्र होते हैं, भारी भरकम मंत्र होते हैं, वो सब ऋग्वेद से लिए जाते हैं। ऋग्वेद के मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं। यज्ञ में, प्राचीन काल के यज्ञों में इन मंत्रों का उपयोग किया जाता था। ठीक, तो यज्ञ के विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। सामवेद में संगीत, जो यज्ञ के समय संगीतों को गाया जाता है, उस सामवेद देखने को मिलता है। यजुर्वेद में गद और पद का वर्णन किया गया है, जो यज्ञ के समय गद पद चलते हैं उनके बारे में बताया गया है। जबकि अथर्ववेद में टोटली जादू, टोना, टोटका, इनके बारे में बताया गया है। तो अथर्ववेद रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। कब की थी? उत्तर वैदिक काल में। जो जादू टोना टोटका है ना, जो भूत पिचास, टोटका, डाइन, मतलब डाइन वाइन जो होते हैं, हमारे बिहार भाषा में डाइन है भाई, डाइन कर दिया, ठीक है, टोटका हो गया, ये नींबू उम्बू रख करके कर दिया, तो वो चीजें, ठीक, ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए, ये सब आपके वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। इस काल के बाद आपका आता है एक नया काल, क्योंकि वैदिक काल में हम देखते हैं मोस्टली रूप से आर्यंस आए थे। कौन आए थे? आर्य। आर्य कौन थे? तो जो आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ का मतलब होता है जो अपने आप को महान मानता हो। लाइक उस टाइम पे जो लोग संस्कृत पढ़ते लिखते थे, उस टाइम पे जो संस्कृत पढ़ते लिखते थे, उन्हें सबसे महान समझा जाता था। कब? जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था, उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो आर्यंस आपका अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग व्यू दिए। तो मैक्स मूलर कहता है कि आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो मध्य तिब्बत से आए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं अफगानिस्तान से आए थे, कुछ कहते हैं ईरान से आए थे। तो कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है, कोई ऐसा लिखित ऐसा एविडेंस नहीं है कि मैं बता दे कि भैया आर्यंस यहां से आए थे। लेकिन ये प्रूफ है कि आर्यंस इंडिया के
बाहर से आए थे और इन्होंने ही यहाँ पे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। अब संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी भारत में क्या था, अब लाइक जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, तो अंग्रेजी सीखना सबके लिए मजबूरी बन गया था। लाइक आज के टाइम में भी अंग्रेजी सीखना सबके लिए मजबूरी है ना, उस टाइम पे संस्कृत सीखना सबके लिए मजबूरी था। तो इसलिए मजबूरी था क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी भाषा आती नहीं थी, वो मैथिली भाषा बोल सकते थे। भारत में ऐसे ही भाषाओं के लिए लोचा पड़ा हुआ है, 22 भाषा तो ऐसी है और कई सारी भाषाएं, हजारों संख्या में भाषा है। तो भाषाओं को समझने में अंग्रेजों को दिक्कत आ रही थी। उन्होंने क्या किया, हमें इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी ली और हमें इंग्लिश सिखाना शुरू किया। सिंपल सी बात है। तो लाइक हम देखते हैं कि एक चीज आप देखो कॉमन, कि आज के टाइम में कोई अगर आपके सामने 2 वर्ड इंग्लिश का बोल दिया तो आप उसको बहुत ज्यादा ही महान समझते हो, ठीक। लेकिन मेरी भाषा में अगर मैं मानू तो जो अंग्रेजी बोलता है ना, 2 लाइन अपने हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी को प्योरिटी देता है, मतलब उसको ज्यादा महत्व देता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कुत्ता वही होगा। आजकल के माँ बाप भी देखते हैं कि अपने कल्चर को छोड़ करके, अपनी परिवेश छोड़ करके उनको दिस दैट एंड देयर एंड वॉल सिखाते हैं, बट उनको हिंदी की ढंग की नॉलेज नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे टफ है सीखना हिंदी, जिनको हम पीछे छोड़ रहे हैं। संस्कृत आजकल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिस कारण से संस्कारहीन हो चुके बच्चे। संस्कृत का सही अर्थ ही है संस्कार देना शब्दों में, लेकिन संस्कार है कहां किसी के अंदर। आज संस्कृत के नाम पे धब्बा है, लोग संस्कृत को भी हिंदी में पढ़ते हैं। मैं जब दिल्ली आया था तो देखा यहाँ पे संस्कृत बच्चों लिए थे और उस संस्कृत को हिंदी में पढ़ रहे। बताओ, जब तुमने संस्कृत ली, संस्कृत पढ़ो ना, उसको हिंदी में क्यों पढ़ते हो? तो संस्कृत आर्यंस जो है सिखाना शुरू किया, कहां पे? भारत में। और आर्यंस ऐसा नहीं अकेले आए थे, आर्यंस अलग अलग कबीले में आए थे। उनका सबसे खतरनाक कबीला था भरत कबीला। आर्यों का सबसे खतरनाक कबीला था भरत कबीला। भरत कबीला और भारत के 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। कहां पे? परुष्णी नदी किनारे। अब परुष्णी नदी कहां पे है? जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में रावी, ठीक है। रावी नदी किनारे, रावी का संस्कृत वर्जन नाम है आपका परुष्णी। तो रावी नदी किनारे क्या हुआ था? 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध। इसमें भारत के 10 राजा थे और एक तरफ का था अकेला भरत कबीला। इन दोनों के बीच कहां युद्ध हुआ था? परुष्णी नदी किनारे। इस युद्ध में 10 राजाओं की हार हो जाती है। इसका साक्ष्य हमें कहां मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वां मंडल जब पढ़ोगे आप ऋग्वेद का, तो उसमें आपको 10 राज युद्ध के बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से भरत कबीले ने 10 राजाओं को एक साथ पराजित करने के भारत में घुस गए थे। और भारत में घुसने के बाद उन्होंने देखा भारत लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती है। उन्होंने क्या किया? संस्कृत सिखाने के लिए 2 लोगों की को जिम्मेदारी दी। अब 2 लोग कौन थे वो देख लो। दो लोग थे, एक यहां पे आए और एक यहां पे आए, ठीक। एक मुनि का नाम था गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, और एक का नाम था अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि। गौतम राहुगढ़ और अगस्त्य मुनि 2 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने संस्कृत में एक मंत्र का उच्चारण किया, और जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया उनके मुंह से जो ना उक्का नामक एक मिसाइल निकला, आग की लपटें निकली। ऐतिहासिक तौर पे कहा जाता है कि वो आग की लपेटे जिस जिस जगह पे गया वहां पे जो है प्रॉपर संस्कृत का विस्तार हुआ। लाइक कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन एरिया में संस्कृत का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। लेकिन जैसे ही वही गौतम राहुगढ़ बिहार के सोन नदी के पास पहुंचते हैं, उनका उक्का नामक मिसाइल क्या हुआ? पानी में गिर गया और वो बुझ गया। तो गौतम राहुगढ़ ने श्राप दे दिया कि सोनपुर के उस पार के लोग, अर्थात गंगा नदी के उस पार के लोग क्या है? पापी है। जिस कारण से आप देखोगे
टोटली आपके नॉर्थ ईस्ट में संस्कृत का नामो निशान नहीं है। थोड़ा बहुत आपको बिहार देखने को मिल जाएगा, बंगाल के बाद तो संस्कृत कहीं है ही नहीं। बंगाल में संस्कृत पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। बिहार में आपको फिर देखने को मिल जाएगा, यूपी में देखने को मिल जाएगा संस्कृत पढ़ाई, ठीक, राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, इन एरिया में राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, यहां पे संस्कृत भाषा एक मेन सब्जेक्ट बन जाता है। अदर स्टेट में संस्कृत भाषा है ही नहीं। तो ऐसे अगस्त मुनि ने पूरे साउथ इंडिया में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया, इसलिए साउथ में भी आपको अच्छे अच्छे आपको विद्वान और पंडित देखने को मिल जाएंगे संस्कृत के। तो आर्यंस कबीले में आए थे। अब मैं आपको मूल से ले आता हूं, मूल सिलेबस पे। आर्यन किसमें आए थे? कबीले में। किसमें आए थे? कबीले में। कबीले में। अब ये कबीला जो है क्या हुआ? बड़ा हो गया। कबीला क्या हुआ? बड़ा हो गया। जब कबीला बड़ा हो गया तो कबीले में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? जन। और जन का जो मुखिया होता है जनपति कहते हैं, ठीक। तो कबीला क्या बन गया? जन बन गया। क्या बन गया? जन। अब जब जन बड़ा हुआ तो क्या बन गया आपका? जनपद बन गया। जब जनपद बड़ा होगा तो क्या बन गया आपका? महाजनपद। महाजनपद। अब देखो कहां से कहां लाया मैंने आपको, महाजनपद बुलाया। तो इसको समझने का तरीका क्या है? हमने देखा कि छोटे छोटे कस्बों को मिला क्या बना? कस्बों को मिलाकर बना आपका ग्राम। क्या मिला? ग्राम। ग्राम को मिला क्या बनाया गया? प्रखंड बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रखंड। प्रखंड को मिला क्या बनाया गया? एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अगला जिला बनाया गया, जिला। और जिला को बना क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो महाजनपद भी इसी तरह कोऑर्डिनेट है। देखो, कबीला, कस्बा, जन, ग्राम, जनपद, आपका जिला ले लो, सिंपल सा, प्रखंड छोड़ दो, जिला ले लो इसको, ठीक। जिला और जिला, जनपद बना और महाजनपद एक तरह से राज्य बना। तो भारत के अंदर छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब वो 16 महाजनपद भारत के अंदर कहां कहां पर थे और इन महाजनपद की अपनी राजधानियां क्या थी, उन सबको हमें विस्तार पूर्वक देखना है। 16 महाजनपद का उल्लेख 2 ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक का नाम है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है ये आपका बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो आपका है आपका जैन ग्रंथ है। इन बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार क्या मिलते हैं हमें? 16 महाजन पद के उल्लेख मिलते हैं। महाजन पद के उल्लेख मिलते हैं। 16 महाजन पद की अपनी अपनी राजधानियां थी। महाजन पद पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इनके जो प्राचीन काल के नदियां थी उनके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक। लिख लेंगे, लिखने का ही प्रयास करेंगे जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। आधुनिक नाम। अब आप देखेंगे प्राचीन काल के नदियों के नाम क्या क्या थे। लाइक मैं जैसे लिख देता हूं यहां पे, प्राचीन काल की नदी का नाम था परुशनी। एक हो गया आपका परुशनी, दूसरा आपका था विपाशा, विपाशा, तीसरा आपका था वितस्ता, वितस्ता, हिंदी मिस्टेक हो तो ज्यादा विचार नहीं करना उसमें, वितस्ता। इसके बाद आपका आता है सदानीरा, सदानीरा, फिर आता आपका घग्गर, घग्गर, फिर आता आपका नेक्स्ट कुरुम्भ, फिर आता आपका सिंध या सैंधव, सिंध कहते हैं इसको, ठीक। 7वां हो गया। और आपका परोशनी, विपाशा, वितस्ता, सदानीरा, घग्गर, कुरुम्भ, सिंध, ये आपके प्राचीन नदियां थी। अब इसका आधुनिक नाम देख लो, आधुनिक वर्जन क्या कहते हैं इसका। आधुनिक में इसको हम कहते हैं परोशनी को रावी, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम, सदानीरा को
गंडक, घग्गर को सरस्वती, कुरुम्ब को काबुल और सिंध को सिंधु। ये आपके प्राचीन नाम है और ये आपके नए अभी आधुनिक नाम में हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 16 महाजन पद। पहले मैं आपको यहां पे महाजन पद ही देता हूं और फिर इसकी राजधानी, या मैं आपको मैप से समझाता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, देखेंगे और समझेंगे। 16 महाजन पद थे। कितने? 16 महाजन पद थे। महाजन पद। अब 16 महाजन पद केवल भारत में थे, अलग अलग देशों में थे। महाजन पद जो है इंडिया से बाहर, दो थे भारत से बाहर। एक का नाम था आपका कंबोज, कंबोज जो था अफगानिस्तान में था। एक था आपका पाकिस्तान में, उसका नाम था गंधार। अफगानिस्तान में कंबोज और पाकिस्तान में गंधार। वहीं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या था आपका? अशमक, अशमक। एक था आपका मध्य भारत में, इसका नाम है अवंती। एक था आपका राजस्थान, इसका नाम है मत्स्य। और एक था आपका हरियाणा में, इसका नाम था कुरु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इनकी राजधानी देख लो, राजधानी क्या इनकी? तो राजधानी में अशमक की राजधानी थी पोटनी, पोटनी या पोटन, आंध्र प्रदेश में। अवंती की राजधानी दो थी, एक तो कहते हैं माहेशमती, माहेशमती, और एक का नाम उज्जैनी, उज्जैन जिसे कहते हैं। ठीक, दो थी। मत्स्य की राजधानी थी आपका विराटनगर, विराटनगर। वहीं कुरु की राजधानी थी आपका इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी थी हाटक। ब्लैक वाला जो भी लिखा हुआ है वो आपकी राजधानी है, और जो रेड वाला लिखा हुआ है वो क्या आपका टोटली राज्य है, जनपद है। असमक आंध्र प्रदेश में, राजधानी इसकी पोटनी। अवंती मध्य प्रदेश में, राजधानी इसकी माहेशमती या उज्जैन। मत्स्य राजस्थान में, राजधानी इसकी विराटनगर। कुरु आपका हरियाणा में, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ। गंधार पाकिस्तान में, राजधानी इसकी तक्षशिला। कंबोज अफगानिस्तान में, राजधानी इसकी हाटक। तो अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। अब 6 के बाद कितने बचे? 10। अब 10 में से पहले हम 3 देखते हैं। 3 जो थे वो बिहार में थे। कहां थे? बिहार में। एक का नाम था मगध। मगध कहां पड़ता है आपका? राजगिरी साइड में। राजधानी मगध क्या थी वो दिखाए थे आपको। मगध भागलपुर में था आपका अंग, और वैशाली जिला जो अभी आज का हाजीपुर, हाजीपुर में पड़ता था आपका क्या? वज्जी। अब इसको भी देख लेंगे। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिवर्ज, राजधानी बदली भी थी इसकी। अंग की राजधानी है चंपा, जगह भागलपुर। और वज्जी हाजीपुर में, वैशाली, राजधानी इसकी वैशाली। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपके बच गए 7। कितने बच गए? 7। 6 और 3 9 हो गए। अब बच गए आपके 7, और वो 7 होते कहां पे? यूपी में। वो देख लेंगे यूपी में कौन कौन से। एक आपका नाम है मथुरा में, आपका है शूरसेन, शूरसेन। एक का नाम आपका है चेदी। एक का नाम आपका है काशी। एक का नाम आपका है कौशल, ये सब यूपी में। एक का नाम आपका है मल्ल। एक का नाम वत्स, और एक का नाम है आपका पांचाल। ये हो गया आपके यूपी में।
इनकी राजधानी देख लेंगे। सूरसेन की राजधानी आपका है मथुरा, चेदी की राजधानी आपका शक्तिमती, सुक्तिमती या शक्तिमती, काशी की राजधानी आपका वाराणसी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या बस्ती कह लो, गोंडा बस्ती स्टेशन वहां पे। वत्स की राजधानी आपका है कौशाम्बी, और पंचाल की अहिछत्र, अहिछत्र। टोटल आपके 16 महाजनपद हो गए। अब 16 महाजनपद राजधानियां भी होगी और 16 महाजनपद भी हो गए। अब इन महाजनपद से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का हो या आधे नंबर का हो या 2 नंबर का हो, कई बार पूछा जाता है। अब इनमें हम देखते हैं मगध। अब 16 महाजनपद आपने देख लिया, तो महाजनपद क्या होता है? महाजनपद एक ऐसा जनपद था जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में कहा जाए तो सबसे पहले वज्जी संघ के अंदर एक प्रदेश था, इसका नाम था लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहली बार हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पे लोग अपने शासक का चुनाव खुद ब खुद करते थे। तो महाजनपद एक ऐसे जगह का नाम था जहां पे लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। महाजनपद की अपनी राजधानियां थी और ये राजधानियां किले के रूप में घिरा हुआ करती थी। भारत के अंदर प्राचीन काल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उन 16 महाजनपद की अपनी अपनी राजधानियां, अपने अपने किले थे, जो बारीकी रूप से काफी व्यवस्थित रूप से बैठे हुए थे एक जगह पे। महाजनपद के राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते थे। इन्हीं महाजनपद में मगध सबसे श्रेष्ठ रहा था। मगध अपने आप में बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि मगध का पूरा लोकेशन आपका बिहार में था। मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ था। कुछ दिन बाद आपकी वैशाली हुई थी कुछ दिनों तक, लेकिन बाद में वापस इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था राजधानी इसकी। मगध अपने आप में काफी ज्यादा ही पावरफुल था। मगध के शक्तिशाली होने के 3 रीजन थे। एक तो इसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, दूसरा मगध की राजनीतिक व्यवस्था बहुत बढ़िया, और तीसरा सैनिक दृष्टि से मगध काफी ज्यादा ही स्ट्रांग था। 3 चीजों के कारण मगध की जो शक्तिशाली व्यवस्था थी काफी प्रचलित थी, और मगध के अंदर कई वंशों ने राज्य किया और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। मगध के अंदर ही आपके 7 वंश देखने को मिलेंगे। आपने क्या पढ़ा है? महाजनपद, ठीक है। महाजनपद में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे श्रेष्ठ कौन? मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध के अंदर कितने वंशों ने राज्य किया? 7 वंशों ने। कौन कौन सा वंश था? हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा आपका शुंग वंश, शिशुनाग वंश, सॉरी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नागवंश। तीसरा नंद वंश। चौथा मौर्य वंश। नेक्स्ट आपका मौर्य वंश के बाद आपका आता है शुंग वंश, फिर आपका कनव वंश, और लास्ट आपका सातवाहन वंश, वाहन वंश। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? हसीन मशुक शाह। क्या है? हसीन मशुक शाह। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कनव और सा से सातवाहन। हसीन मशुक शाह, ये टोटल आपके 7 वंश थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश और सातवाहन वंश। तो एक वीडियो में पूरी क्लास तो होगी नहीं, वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो आएगा उसमें मैं आपको एक एक वंश के बारे में डिटेल्स बता दूंगा, और फिर आएगा आपका मौर्य वंश, और इसको बताने के बाद फिर आपको मेन क्वेश्चन जो एग्जाम आते हैं वो बता देंगे, आपका चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।